जी, मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथी और अपने इंडियन एम्बेसी के कौंसलर जनरल जो देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, और बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, माफ़ करना मैं पंजाबी समझ लेता हूँ, लेकिन हिंदी भी आपसे बात करूँगा। अगर आप कहो तो अंग्रेज़ी में भी बोल सकता हूँ या इंडिया की हिंदी है। तो बड़ी सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इंडो कैनेडियन वर्कर्स एसोसिएशन हमें यहाँ पर इस अवसर पर यहाँ पे बुलाया, और बड़े दिनों से ये प्रयास रही, बड़े दिनों क्या कई सालों से ये प्रयास रही कि आपके बीच में आऊँ और आपके बीच में कुछ समय बिताऊँ और अपनी बातें करूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन इस साल ये हुआ। पहले प्रोग्राम बनी थी कि जुलाई में, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया था, अब हुआ। लेकिन यहाँ पे आपके बीच में हूँ, इसके लिए आप सबको हमारी शुक्रगुज़ार है। और ऐसे अवसर पे हैं जब गदर बाबाओं की और गदर पार्टी की शताब्दी मना रहे हैं। ये शताब्दी गदर पार्टी के बारे में जो बना रहे हैं, उसके कई सारे पहलू, बहुत सारे बड़े बड़े अगुआ हैं यहाँ पे जो बताएंगे आपको, उनकी इतिहास बताएंगे और उसकी प्रभाव जो पड़ी है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ा, उसका इन्फ्लुएंस जो पड़ी, उसके बारे में चर्चा होगी। तो मैं उस डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। सिर्फ यही है कि ये गदर पार्टी की सेंटिनरी के बारे में हिंदुस्तान में भी बहुत चर्चा हुई, और हम लोगों की इनिशिएटिव जो लिए उसके चलते हुए सरकार ने भी एक पोस्टेज स्टैम्प जो है गदर बाबाओं के मेमोरी में वो इशू करने का निर्णय लिया। और मुख्य रूप से जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो युगांतर आश्रम है, गदर जहाँ पर फर्श पर वो लोग सोया करते थे और वहीं पर उनकी पूरी काम वो किया करते थे, उस युगांतर आश्रम को मॉडर्नाइज करने के लिए और उसको रेनोवेशन करने के लिए सरकार ने पहली बार शायद ये अपने देश के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में फिनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उसकी जिक्र की और कुछ पैसे उसके लिए उन्होंने अलॉट किया। काम शुरू हुआ है। हाल ही में जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे तो हम समझते हैं कि पहली बार एक जस्टिस जो है गदर बाबाओं की तरफ वो हो रही है सैन फ्रांसिस्को में। ये आज जो ये निर्णय है, ये सरकार UPA-2 की सरकार ने जो ली उसके चलते हुए। लेकिन आज जब हम इस शताब्दी के दिन गदर बाबाओं को याद करते हैं, वो याद करने का मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ बातें हम आपके सामने, हमारे ख्याल जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो बात जाहिर है कि उस ज़माने में 100 साल पहले जब दुनिया के अंदर पहला विश्व युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था, रूस की क्रांति भी काफ़ी दूर थी, और जब देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन ने उस तरीके का लहर नहीं पकड़ा, जब 1921 में पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में दो कम्युनिस्ट नेता मौलाना हसरत मोहानी और कुमारानंद स्वामी ने, दोनों ने पूर्ण आज़ादी के लिए रेजोल्यूशन जो मूव की थी, उसको गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था उस समय। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन AICC ने पास किया था 1930 में, लाहौर की जो उसकी कॉन्फ्रेंस थी। यानी पूरे 17 साल गदर पार्टी के जन्म होने के बाद इंडिया के अंदर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से पूर्ण स्वराज की नारा जो है इंडिया के अंदर लगी थी। उससे पहले ये नारा उन्होंने दिया था। अब ये ऐतिहासिक बात इसलिए है कि क्योंकि वो रहते हुए हिंदुस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में, यहाँ पर रहते हुए देश की आज़ादी का नारा जो है देने की ज़रूरत क्या पड़ी। और ये बहुत ज़रूरी है समझना आज की पीढ़ी के लिए भी, आज के हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि उसके पीछे उनकी जहन में जो बात आई, और बिल्कुल सही बात आई, कि जिस तरीके के बर्ताव और जिस तरीके से कि रेशिज्म के शिकार जो हिंदुस्तानी जब हो रहे थे उस समय, उसके लिए कारण क्या था? उस तरीके के रेशिज्म के शिकार ना चाइनीज़ हो रहे थे, ना जापानीज़ हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी हो रहे थे। तो गदर बाबाओं ने इसी नतीजे पे पहुँचे, और सही नतीजे पे पहुँचे, कि अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं। और इस गुलाम देश होने के नाते विदेशी मुल्क के लोग जो है अपने ऊपर इस तरीके की बर्ताव कर सकते हैं। तो बिना देश को आज़ाद किए हुए अपनी
खुद की इज्जत जो है हम नहीं बढ़ा सकते। यानी ये बुनियादी बात जो देश की आज़ादी इसलिए ज़रूरी है, हर हिंदुस्तान के इंसान को, हर हिंदुस्तान के नागरिक को अगर दुनिया में इज्जत के साथ जीना है तो हिंदुस्तान गुलाम नहीं रह सकता, उसको आज़ाद होना है। ये बुनियादी सच्चाई जो उनके जहन में जो बात आई, और वो बिल्कुल मतलब सही बात रही कि किसी मुल्क का इज्जत और किसी मुल्क के लोगों का इज्जत तब तक नहीं बनता है जब तक वो गुलाम रहते हैं। तो आज़ादी की नारा जो आई अपने खुद के बर्ताव के खिलाफ लड़ने की वजह से। गदर बाबे जो है वो कनाडा के सरकार से, अमेरिका के सरकार के समय वो वहाँ पर उनके खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये तय क्यों किया कि नहीं, पहले हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने के बाद ही हमारी इज्जत जो है वो रहेगी। वो एक बुनियादी बात आज के दिन भी ये ज़रूरी है समझना है कि जब तक अपने खुद की मुल्क की इज्जत को हम नहीं बचा पाएंगे और उसको एक स्वतंत्र तरीके से उसका विकास की ओर हम नहीं ले जा पाएंगे, आज के दिन भी किसी हिंदुस्तान का इज्जत पूरे दुनिया में नहीं रहेगा जब तक हिंदुस्तान की इज्जत और हिंदुस्तान की तरक्की जब तक हम नहीं कर पाएंगे वो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात की सिर्फ यादगाशी नहीं, इस बात की सिर्फ ये बात नहीं कि 100 साल पहले उनको ये बहुत सही ग्रहण आई थी, लेकिन इसकी आज गुंजाइश है कि इस बात ये नई पीढ़ी के क्षेत्र में ये बात पहुँचे कि जब तक हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की इज्जत को हम बरकरार नहीं रखते, अपनी किसी की भी इज्जत पूरे दुनिया में बरकरार नहीं रह सकती। और इसी से चलते हुए गदर से जो प्रेरणा लिया, वो दूसरी बात जो गदर पार्टी की और गदर बाबाओं की जो खासियत रही, जिसकी बहुत ज़रूरी है आज के दिन हमें समझना, और वो ये रहा कि जो सेकुलरिज्म की बात अभी कॉमरेड सुरेंद्र देसी जो बता रहे थे कि गदर बाबाओं में से कोमागाटा मारू में ही 29 पंजाबी मुसलमान थे, 7 आए, 7 उनमें से कई लोग 7 मरे, 7 लड़े। कभी ये जहन में बात नहीं आई कि कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। और अगर अपने पूरे पंजाब के जो शहीद और नेता हैं तो उन्हीं के साथ आपके पांडुरंग काकुंजी भी हैं महाराष्ट्र से, विष्णु पिंगले भी हैं महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से दासरी चंचैया भी हैं, बरकतुल्ला भी हैं। ये जो बात जो जहन में आई, जो 1857 की गदर से प्रेरणा, 1857 में जो गदर जो हुई थी, उस समय जो ब्रिटिश वालों की एक आदत कही है, उनकी एक परंपरा कही है, वो हर समय कुछ घटना घटती है उसके लिए उनके पास एक ये हुआ करता था, एक पोस्ट हुआ करती थी जिसके अंदर किसी को अपॉइंट करते थे, जिसको क्रॉनिकल कहते हैं, क्रॉनिकलर, यानी जो हो रहा है रोज़ वो लिखिए जाता है। वो 1857 के गदर के टाइम पे वो लिखते हैं, मतलब अंग्रेजी में लिखा, तो अंग्रेजी में जो याद है मैं बता रहा हूँ आपको। वो लिखता है, इसका नाम था थॉमस लव कहते हैं, LOWE, और उसने वो लिखता है कि लिविंग इन हिंदुस्तान टुडे इज लिविंग ऑन द प्रेसिपिस ऑफ ए वोल्केनो। The fanatical Rajput, no, the fanatical Brahmin, the fratricidal Rajput and the Musliman are fighting the British together. The pig eater and the pig hater, the cow worshipper and the cow eater have all got together against the British. If all these people come together, then the British cannot rule India. तो तब से 1857 के गदर के बाद से तो शुरू होता उनका फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब तक जो संघर्ष में सब इकट्ठा लड़ रहे थे कि हिंदुस्तानी होने के नाते, मजहब की जगह अपनी जगह और इज्जत के साथ वो जगह सबकी बरकरार रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत हमें सबको समझाते थे, हमारे जब हम नौजवान थे, छात्र थे, कोई बोलता कि मज़हब का मतलब क्या है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक जो पवित्र संबंध होता है वो है मज़हब। कौन है वो परमात्मा, उसे भी आत्मा ही चुन सकती है।
दूसरा आत्मा मेरे लिए नहीं चुन सकती मेरा परमात्मा कौन होगा, और ना वो परमात्मा मुझे कह सकता है कि भाई तू मेरे को क्यों, मैं उसको क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं चुना, उनको क्यों चुना। ये एक पवित्र संबंध एक इंसान और एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में, उसकी पूरी इज्जत, उसकी पूरी ख्याल, उसके ऊपर कोई दखल ना हो, वो करना, वो है बुनियादी आज की वर्तमान सेक्युलरिज्म का जड़। ये समझना। गदर बाबा समझे थे, ऐसे भी थे गदर बाबाओं ने जो ऐसे भी आप पाते हैं जो किसी परमात्मा को चुना ही नहीं, नास्तिक रहे, लेकिन ये इज्जत जो उनके अंदर थी जो आज अपने मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, वो एक दूसरी मुख्य बात उनसे सीखने की बात है। इसलिए गदर बाबाओं के लिए आज अपन श्रद्धांजलि जब देते हैं, ना सिर्फ वो ख्याल को लिया है सामने की मुल्क की इज्जत के बिना अपनी इंडिविजुअल इज्जत किसी की है नहीं। दूसरी बात कि आज मिलकर जब लड़ेंगे तभी हम हासिल कर पाएंगे, वरना हम सब बिखर जाते हैं। और तीसरी जो हमें आज समझने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आज लोग इस नई पीढ़ी को ये मतलब अफसोस की बात है, ये समझ में नहीं आता नई पीढ़ी को कि गदर बाबाओं की एक बहुत बड़ी योगदान जो रही है कि वो ही की पूरी आज़ादी की लहर में, पूरी की पूरी आज़ादी की लहर में जो कदम आज़ादी की आंदोलन ने उठाया था, उस आज़ादी के आंदोलनों में गदर पार्टी का और गदर बाबाओं का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। आज इस नई पीढ़ी को ये पता नहीं है और ये बताना ज़रूरी है। अगर किसी ने पहली बार देश के अंदर सत्याग्रह का नारा दिया था, नॉन कोऑपरेशन का नारा दिया था, ये नारा महात्मा गांधी ने नहीं दिया, ये नारा गदर बाबाओं ने दिया। वो कहते पिंड वाले मामला देना बंद करो, और उनका यही बात था कि अगर उस समय 30 करोड़ जो हिंदुस्तान का किसान जो है वो टैक्स दे रहा था, अगर वो बंद कर देगा तो ब्रिटिश हुकूमत चल नहीं सकती। तो नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट और आइडिया वो आई आपके गदर बाबाओं से। भगत सिंह 1920 में यही आइडिया नॉन कोऑपरेशन का, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल दिया था, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी विड्रॉ कर लेते हैं जब चौरी चौरा का कांड होता है, जब लोग जो है पुलिस स्टेशन को लूट कर हथियार अपने हाथ में ले लेते हैं, जब उसको हिमालयन ब्लंडर के नाम पे महात्मा गांधी उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते। विड्रॉ करने से बहुत सारे नौजवान उस समय बहुत नाराज हुए। नौजवान ही नहीं, जेल में बैठे हुए नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं गांधी जी को पूछते हुए, महात्मा व्हाई हैव यू विड्रॉन दिस मूवमेंट। लेकिन गांधी जी का ये ख्याल था कि ये चौरी चौरा से जो हिंसा होकर कहीं क्रांतिकारी आंदोलन न बढ़ जाए, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद जो लोग परेशान थे नौजवान, उनमें से भगत सिंह था, और भगत सिंह अपना रास्ता खोजते खोजते कहाँ पहुँचता है, करतार सिंह सराभा, और उनकी जो त्याग रही और उनकी जो शहादत जो रही, उससे प्रोत्साहन लेके अपनी ज़िंदगी भर जेब में करतार सिंह सराभा का फोटो लेकर भगत सिंह रहते थे। हर दिन फांसी में जब भगत सिंह चढ़ा, हंसते हुए जब फांसी को चूमते हुए वो देश के लिए शहीद हुए, करतार सिंह सराभा का प्रेरणा उनके मतलब पूरी जहन में थी। और वही बात उसी से प्रेरणा लेते हुए क्या कहा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो समाजवादी परिवर्तन जो लाना था, गदर बाबाओं का ख्याल क्या था, एक ऐसा समाज बनना है आज़ाद हिंदुस्तान जहाँ पर सबकी बराबरी हो, सबको मौका मिले, सबको इज्जत मिले, और सबको जो बुनियादी अधिकार है वो सब मिले, जो एक समाजवादी सोच थी। और उस सोच के आधार पर आए तो भगत सिंह को भी इन्फ्लुएंस करने में गदर पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। वहीं तक नहीं, सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस जब देश की आज़ादी के लिए लड़ता रहा तब वो गदर पार्टी से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि यही एक रास्ता है हिंदुस्तान को आज़ाद करना। एक सेना को खड़ा करो हिंदुस्तान के बाहर, उस सेना से हमला करके देश को आज़ाद करो। और इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना उसी ख्याल से होता है, गदर बाबाओं से वो प्रेरणा लेकर। और ये INA को स्थापित करने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? रास बिहारी बाबू करके एक जापान में एक एक्साइल थे, जो सिंगापुर में आर्मी बनाकर सुभाष चंद्र बोस को सौंपता है। और ये रास बिहारी बाबू कौन है? 1915 के गदर पार्टी का जो अपराइजिंग को कॉल किया था, उनमें से एक आदमी था जिसको ब्रिटिश हुकूमत खोज रही थी। तो मुल्क छोड़कर वो एक्साइल के रूप में वो चला जाता है सिंगापुर और जापान। यानी सुभाष चंद्र बोस की INA का प्रेरणा, भगत सिंह का जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का प्रेरणा, या गांधी जी को ही ख्याल वो सत्याग्रह का आना, ये सब में गदर पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा। बाकी पहलू हमारे बाकी साथी बोले, मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन आज के दिन ये समझना है कि सिर्फ हम हमारे बाबाओं की याद में और उनकी त्याग में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, आज ये शताब्दी मनाना सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। आज ये शताब्दी बनाना का मतलब कि जिस वजह से वो त्याग दिए उन्होंने, उसके चलते हुए आज वर्तमान हिंदुस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम कैसे करेंगे, वरना ये शताब्दी मनाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि भाई संतोष सिंह जैसे लोग जो वापस हिंदुस्तान आने के बाद जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंदर डेलीगेट के रूप में गए थे, या आपके अब चीमा जी, सराबा, ये सभी लोग जो वापस आकर किसान सभा की आगू किए पंजाब के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही किसान सभा का जो आंदोलनें जो चली थी, उसी के चलते हुए आज अगर अपने मुल्क के अंदर जमींदारी एबॉलिशन अगर हुआ, कुछ हद तक भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए, और पंजाब के अंदर अगर इस खेती की तरक्की इस प्रकार से हुई जो हर किसान को अपनी जमीन की मलकियत खुद मिली, तो वहाँ की इस सभी चीज़ों के लिए उस समय वो किसान आंदोलन और ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना जो गदर बाबाओं ने किया था वापस लौटने के बाद, उसकी पूरी भूमिका रही। तो इसलिए मार्क्सवादी पार्टी इसलिए मानती है कि गदर पार्टी और गदर बाबाओं का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को ही पैदा करने के लिए और उसको आगे ले जाने की दिशा देने। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो दो मुख्य बातें जो मैंने पहले बताई आपको, कि देश का इज्जत जब तक नहीं रहेगा, देश की तरक्की नहीं होगी, हम सब की इज्जत बरकरार नहीं रहेगी, बचेगी नहीं। और दूसरी, सेकुलरिज्म के बिना हिंदुस्तान तरक्की छोड़िए बच नहीं सकता। और ये दोनों बातें गदर पार्टी बाबाओं से सीखते हुए आज की हालत में अपनी चुनौतियों को सामना करने की ज़रूरत है। आज पता नहीं अब 70 पहुंच गई कि नहीं रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में, 65 था, 66 था जब हम छोड़ के आए। तो आज अब ये गिरावट क्यों हो रही? क्या हालत है कि अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी ढुलमुलता क्यों पैदा हुई? जब दुनिया के अंदर बहुत बड़ा संकट चल गया, जब वो मेल्टडाउन हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया था, उस समय हम अपने आप को बचा सके। अभी क्या हालत हो गई? कई सारे कारण है, कई सारे विश्लेषण है, लेकिन पूरे देश में अभी पार्लियामेंट के अंदर वही बहस चल रही थी। सभी सरकार में जो है और सरकार के विरोध में विपक्ष में जो है, सभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसको सुधारना कैसे। बिना सुधरे ना हम बच सकते, ना वो बच सकते, कोई नहीं बच सकता। अब सुधारना है तो रास्ता क्या है? गदर बाबा ने कहा इज्जत के साथ जियो, और गदर बाबा ने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो, सेल्फ रिलायंस के साथ जियो। तो खोजो अपने जो इसके लिए जवाब जो है अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर। क्या आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी की कमी है, साधनों की कमी है? नहीं, उल्टा। आज हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के पिछले 2-3 सालों में, ये अलग बात है जो शर्त हमने नहीं
नहीं लगाया वो किए सरकार, और उस वजह से हमें वापस हटना पड़ा। लेकिन जो शर्त हमने लगाया था वो उसके अंदर तो शुरुआत हुई, राइट टू एजुकेशन हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट टू द ट्राइबल्स वो फॉरेस्ट लैंड प्रोड्यूस हुआ, राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट हुई, अभी पास किया राइट टू फूड हुआ, इसी साइड में पास हुई, राइट टू कॉम्पनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जब आपकी ज़मीन अगर ले जाती है, एक्वायर किया जाता है सरकार की तरफ से, वो हुए। ये सब हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। दूसरी बात क्या है कि जिसके हाथ में पैसा है उसके हाथ में पैसा और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके हाथ में नहीं है उसकी हालत जो है और बिगड़ती जा रही है, और महंगाई दूसरी तरफ से चल रही है, जिसके चलते हुए रोज़मर्रे की ज़िंदगी की हालत और बिगड़ती जा रही है। सिर्फ महंगाई की वजह से बिगड़ते ही नहीं, महंगाई की वजह से पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहा। तो इसके लिए समाधान क्या है? जो पैसा आपके देश में अपने लोगों के हाथ में है, वो पैसा वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इन्वेस्ट इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से, अगर फैक्ट्री खोलेंगे, उस कारखाने से जो भी उत्पादन होगा उसको खरीदने वाला अगर नहीं है इंडिया में, तो ना आर्थिक विकास होगा, ना मुनाफे होंगे। अब लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता घट रही है, महंगाई और गरीबी के चलते हुए। दुनिया के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो एक्सपोर्ट मार्केट आपके लुढ़क रहे हैं, तो बेचेंगे कहाँ पे? जब तक देश के अंदर मार्केट को आप बढ़ाएंगे नहीं, लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता देंगे नहीं, तो विकास नहीं हो पाएगा। तो उस ओर हमें देखनी होगी। और दूसरा, ये अब डॉलर क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है? अगर आपके पास पैसा है, आप हिंदुस्तान में हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट से जो उत्पादन होगा वो बिकता नहीं, तो आप क्या करोगे पैसे? सोना खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, या अपने पैसे को बचा के रखोगे डॉलरों में, रुपए में नहीं। इसलिए ये तीनों का दाम बढ़ रहा है इंडिया में। सोना जो है अपने इतिहास में सबसे ज्यादा दाम पे है। रियल एस्टेट जो है पूरे दुनिया के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया में, और रुपए की हालत ऐसी हो रही है। तो इसको सुधारना है, वरना अपनी इज्जत हम नहीं बचा सकते। तो रास्ता क्या है एक रास्ता कि वही छूट जो आप इंसेंटिव के रूप में दे रहे थे इस आर्थिक संकट की वजह से इंडस्ट्री को, उसको अब देना बंद करो। वो इंसेंटिव चलते चलते अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ, -1.6 हो गई इंडिया में। वो इंसेंटिव को रोकिए, वो पैसा इस्तेमाल करके सरकार निवेश करे, सड़कें बनाओ, नहरें बनाओ, सिंचाई बढ़ाओ, लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी मिलेगी। वो पैसा जब वो खर्च करने लगेंगे, देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा और उसके आधार पर ग्रोथ होगी। ये है विकल्प। तो इस विकल्प के लिए लड़नी होगी अगर अपनी इज्जत बचानी है, और गदर बाबाओं को आपको मतलब सही किस्म से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। और दूसरी ओर अब ये एक और आ गया फिर सेकुलरिज्म, फिरका परस्ती की जो आपकी चैलेंज जो है वो फिर बढ़ने लगी। आज ही आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी साहब का बयान आ गया कि प्रधानमंत्री रुपए के डॉक्टर है इंसान के लिए। इसका क्या मतलब है? ये चलिए इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मतलब किसी और मुल्क में बैठकर हमारे देश की राजनीति में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज ये समय आया जो गदर बाबाओं से सीख कर हमें सीखता है कि सबको मिलजुल कर अपने देश की तरक्की के लिए काम करने की सब। अगर फिर बंटवारा करना शुरू कर दो धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, आज तेलंगाना का घोषणा कर दिया सरकार ने, उसके लिए चलते हुए ये हालत मतलब और नाजुक हो रही है। तो आज इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए, जैसे गदर बाबाओं ने बताया, उसलिए गदर का नेता कोई नहीं है, सब बाबा है। लाला हरदयाल से लेके सोहन सिंह भगना से लेके अपने किसी भाई संतोष सिंह से लेके किसी का भी नाम लो, कोई नेता नहीं उसमें से। सब नेता है लेकिन सब अपने आप को भाई के गदर बाबा के रूप में बोलते हैं। तो आज भी हिंदुस्तान को नेता नहीं है, नीति चाहिए, एक वैकल्पिक नीति चाहिए। और वो हम समझते हैं कि अपने गदर बाबाओं के लिए सही श्रद्धांजलि अगर अर्पित करनी है हमें, तो उनसे सीखना यही होगा कि उनकी पूरी त्याग, उनका पूरा सैक्रिफाइस, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन जो रहा,
उसे अगर अपने हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान के रूप में हम नहीं बदलेंगे तो गदर बाबा को हम जो है, बाबाओं को हम जो है जस्टिस और न्याय नहीं दे रहे। तो आज हमारी प्रेरणा आपसे यही है कि बहुत उम्मीद थी कि जैसे धार्मिक लोग अपने धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, धर्म यात्रा पे, हिंदुस्तान के मतलब पेट्रियट को और हिंदुस्तान के हर, मैं समझता हूँ देशभक्त को वैंकूवर में आके कोमघाट हमारे जहाँ पे रुकी, मतलब वहाँ पे जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये एक देशभक्त के लिए मैं समझता था हर समय मेरे नौजवानी से कि ये करना ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज आप लोगों ने सब ने मिलकर और हमारा इंडो कैनेडियन वर्कर्स एसोसिएशन ने ये मौका हमें दिया कि हम जाएंगे, हमारी श्रद्धांजलि और यहाँ पे जो शहीद हुए अपने मुल्क की एकता और अखंडता को बचाते हुए, एयर इंडिया के जो क्रैश में जो लोग शहीद हुए, मतलब इन सब को, ये हमारे आधुनिक हिंदुस्तान के शहीद हैं। तो इनके हमारा सलामी देने के लिए ये मौका आपने दिया और यहाँ पर आपके बीच में कुछ चंद ख्याल मुझे रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब सबसे मैं इजाज़त देता किस नाल लड़के ही तो ना हर वेले मजाक ही सुझदा है की होया आ मम्मी डैडी ने इंडिया तो सुपर वीजे ते मंगाउण लई इमीग्रेशन ने मेरिया गुड्डियां कमाईयां पईयां ने। की कहंदे आ कदे कदे आप पेपर लेके आओ, कदे आप पेपर लेके, ओ माय गॉड मैं तो दुखी हो चुकी हां। बस इन्नी गल तो घबरा गई हां इन्नी की गल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। 9057897744 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ 7785527636। मॉर्गेज नवी लैनी है या रीन्यू करानी है तो अज ही मिलो कम्युनिटी के मशहूर मॉर्गेज ब्रोकर सरदार स्वरूप सिंह चंदी होरां नूं। रेजिडेंशियल कमर्शियल और प्राइवेट मॉर्गेज विच बचत करने वास्ते भरोसेयोग नाम सरदार स्वरूप सिंह चंदी लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी और होम इंश्योरेंस भी करते हैं। 6045725050 सरदार स्वरूप सिंह चंदी। AAA Auto Body अपने भरावां दी बर्नवी विच वन ऑफ द बिगेस्ट ICBC ऑथराइज्ड ऑटो बॉडी शॉप जिन्हां कोल एक्सप्रैस वैले सर्विस तो अलावा एक्सपीरियंस ਅਤੇ सर्टिफाइड ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ भी हैं ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054 they can handle ICBC claim and inspection independently। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।